नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद करते हैं। कोई भी सवाल है तो आप पूछे। नंबर है 9136934058। इस नंबर पर अपना नाम भेजें, अपने शहर का नाम भेजें, फिर कमोडिटी से जुड़े हुए अपने सवाल भेजें। कमोडिटी के अलावा कोई भी सवाल उस पर नहीं भेजें। और अगर आप हमारे सोशल मीडिया पेज पर भी भेजना चाहते हैं तो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। राजीव कपूर है ट्रस्ट लाइन से और अनुज गुप्ता है IIFL सिक्योरिटीज से। आप दोनों मेहमानों का भी स्वागत है। चलिए, सबसे पहले आज बात होगी फेड की बैठक की। बैठक का दूसरा दिन है और आज ब्याज दरों पर फैसला हो जाएगा। बाजार को अनुमान है कि 3/4% ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि 1% तक भी दरें बढ़ सकती है। अनुज जी, आज सुबह के सत्र में जो हमारे शो में तीनों जो जानकार थे, धर्मेश भाटिया, प्रीतम पटनायक और बीरेन वकील साहब, तीनों ने कहा था कि गोल्ड खरीद ले। फेड की बैठक से पहले, फैसले से पहले ही एक रिलीफ रैली यहां पर देखने को मिल सकती है, एक तेजी दिख सकती है और उसी तरह से तेजी आई है गोल्ड और सिल्वर में। तीनों ही जानकारों ने खरीदारी की सलाह दी थी। अब आपको क्या लग रहा है, इतनी तेजी आने के बाद इन स्तरों पर फेड के फैसले से पहले क्या करना चाहिए, या अभी रुके, एक फैसला आने के बाद ही कुछ ट्रेड करें? विष्मोहन जी, गुड इवनिंग। देखिए, हमने मंडे को ही आपके शो में डिस्कस किया था कि गोल्ड के अंदर एक लोअर लेवल पे खरीदारी देखने को मिलेगी। तो 49,100 के आसपास हमारा बाय कॉल था, जो कि अब करीबन देखें तो 49,500 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। तो ट्रेंड में थोड़ा सा बदलाव यहाँ देखने को मिला है। इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 1660 के आसपास गोल्ड ने काफी कंसोलिडेट किया है और जिस तरीके से जो फेडरल बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट डिस्काउंट होता हुआ दिखाई दिया है। हमने देखा है कि उसकी वजह से थोड़ी सी जो प्रॉफिट बुकिंग है वो डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में देखने को मिली है और उसकी वजह से हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है। तो हालांकि अभी भी हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा सा रेंज में रहेगा, मगर जिस तरीके से यहाँ पे एक रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिला है, हमारा मानना है कि एक बाउंस बैक गोल्ड में रहेगा। हालांकि प्योरली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से है, हमें लगता है कि 11 बजे 11:30 बजे जो इंटरेस्ट रेट आएगा उसके बाद आगे की रणनीति तैयार होगी। मगर इवनिंग सेशन के लिए हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर अभी भी एक मोमेंटम है जो कि पॉजिटिव साइड में हो सकता है। तो करीबन 49,300 49,400 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लें। 49,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 49,700 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि $1680 से लेकर $1682 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से एक रिलीफ रैली देखने को मिली है, अभी लगता है कि इवनिंग सेशन में भी एक बाउंस बैक गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सिल्वर एज कंपेयर गोल्ड से काफी अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ दिख रहा है, जो कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि सिल्वर में जो ट्रेंड है वो गोल्ड के मुकाबले ज्यादा पॉजिटिव है। तो सिल्वर के अंदर भी हमारा व्यू है कि एक मार्केट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आगे भी रैली करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर भी इंट्राडे पर्सपेक्टिव से खरीदारी का ही कॉल रहेगा। करीबन 56,700 के आसपास खरीदारी करें। 56,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 57,800 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में $19.5 के आसपास लेवल चल रहे हैं। हमें लगता है कि 19.80 से लेकर $20 तक के लेवल आपको इवनिंग में सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। तो प्योरली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बिफोर फेड मार्केट हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकता है। ओके, यानी गोल्ड और सिल्वर में जैसा सुबह के जो तीनों एक्सपर्ट्स थे ना, जिस लाइन पे थे उसी लाइन पे अनुज गुप्ता जी भी हैं। हालांकि इनको लगता है जो तेजी आई है तो डिप मिले नीचे में तो आप खरीदे। और 49,000 का स्टॉप लॉस सुबह में भी धर्मेश और प्रीतम भी दे रहे थे, वही स्टॉप लॉस गोल्ड के लिए दे रहे हैं अनुज जी भी। और 56,000 का स्टॉप लॉस लगा ले आप चांदी के लिए। हालांकि 56,500 का स्टॉप लॉस सुबह के दोनों एक्सपर्ट्स ने दिया था चांदी में लगाने के लिए। बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड नहीं करे। स्टॉप लॉस अगर लगाना नहीं चाहते हैं तो ट्रेड नहीं करे तो बेहतर होगा। राजीव जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं? नमस्कार विश्वमोहन जी, बिल्कुल ठीक आपने सलाह दी कि बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड ना करें। और खास तौर पे जैसे कि कोई महत्वपूर्ण घटना होने वाली हो या कोई महत्वपूर्ण डेटा आने वाला हो, तो उससे पहले डेफिनेटली पोजीशन को कम करें और स्टॉप लॉस के साथ काम करें। जिस तरह से आज देखिए सुबह से जो रुख बना हुआ है बुलियंस में, आज एक अच्छा बढ़त का रुख बना हुआ है। मुझे लगता है बढ़त का रुख कंटिन्यू भी रह सकता है। मुझे चांदी में लग रहा है कि अराउंड 57,200 57,000 के आसपास आता है तो खरीदना चाहिए। 56,700 का स्टॉप लॉस मैं इंट्राडे के लिए दूंगा और टारगेट मुझे लग रहा है 57,500 इमीडिएटली देखने को मिल सकता है। ये प्योरली इंट्राडे के लिए है। ओवरऑल विश्वमोहन जी, चांदी ओवरऑल भी काफी अच्छी लग रही है और अगर चांदी आज 57,500 के आसपास बंद होती है बढ़त के साथ, तो मुझे लग रहा है कि काफी अच्छे चांसेस हैं कि कल गैप अप भी खुल सकती है।
हो सकता है उसके पीछे फेड का कोई निर्णायक डिसीजन हो या कोई ऐसी स्टेटमेंट हो जो इस तरह का संकेत दे। तो चांदी में मुझे लगता है कि खरीद के ट्रेड करना चाहिए, बट कैरी फॉरवर्ड ट्रेड में डेफिनेटली अपनी पोजीशंस को या तो हेज करके चलें या बहुत कम पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करें। यानी जितने भी कॉल्स दिए जा रहे हैं ना, उसको कैरी नहीं करे, आज के आज इसे खत्म करके जाए और बिना स्टॉप लॉस के तो बिल्कुल ही ट्रेड नहीं करे। सुबह में भी चांदी पे 56,000, 56,500 और 56,700 राजीव जी का स्टॉप लॉस है। इन लेवल्स को ध्यान रखे, बिना स्टॉप लॉस की एंट्री नहीं करे। काफ़ी वॉलेटाइल है, फिर फंस जाएंगे। फिर अगर बाजार अगर विपरीत दिशा में अगर गई तो आप एक्सपर्ट्स को दोष मत दीजिएगा कि उनकी वजह से मैं फंसा हुआ हूँ। एक सवाल भी इस तरह के है, गोल्ड पर ही है। इसके बंसल साहब है, 50,753 रुपए में इन्होंने सोना खरीदा था, ग्वालियर से हैं। अब फंसे हुए हैं, इन्होंने स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया था। स्टॉप लॉस बहुत ही कम 1 से 2% के आसपास का ही रहता है आमतौर पर। अगर आप उतना रिस्क ले सकते हैं तभी आप ट्रेड करें, और अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे तभी आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। अनुज जी क्या सलाह देंगे? 50,753 आपको आता हुआ दिख रहा है क्या? देखिए, मार्केट का जो टोटल ट्रेंड है वो फेड की पॉलिसी पे और उसकी जो स्टेटमेंट आएगी उस पर डिपेंड करेगा। हालांकि हमारा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर गोल्ड को रखते हैं तो इनके लेवल डेफिनेटली मिलेंगे। शॉर्ट टर्म हो सकता है कि जिस तरह हमने गिरावट देखी है मार्केट में, इस तरह की वॉलिडिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आप इनका व्यू अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो हमारी सलाह है कि इनको होल्ड करके रखना चाहिए पोजीशन को। अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो डेफिनेटली इनको अगर आज या कल में जो भी बाउंस बैक मिलता है उसमें निकल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। और अगर आज फेडरल बैंक का स्टेटमेंट थोड़ा फेवरेबल आता है गोल्ड के लिए तो डेफिनेटली गोल्ड की बाई पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। कल जो अगर इनफेवरेबल में आता है, अगर नेगेटिव आता है गोल्ड के लिए, तो हमें लगता है इनको निकल जाना चाहिए। तो आज की स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ में अगर अपना व्यू ये लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो ये डेफिनेटली पोजीशन को होल्ड लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर आपकी होल्डिंग पीरियड बेहतर है, होल्डिंग कैपेसिटी है, तो होल्ड कर सकते हैं, आपके भाव आ सकते हैं, अनुज जी को लगता है। अगर आप होल्ड नहीं कर सकते हैं फिर निकल जाने की ही सलाह रहेगी। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। मनीषा हैं पलवल से, एल्युमिनियम में शाम के सत्र के लिए क्या करना चाहिए? एल्युमिनियम आज 1.25% तक कमजोर दिख रहा है। राजीव जी यहाँ पर क्या किस तरह की रणनीति बनाए इन लेवल्स पर? विश्वमोहन जी, एल्युमिनियम अभी तक बेस मेटल्स में काफी कमजोर काउंटर की तरह से निकल के आया है और आप पिछले कुछ दिनों से देख भी रहे होंगे अंडर परफॉर्म भी कर रहा है। मुझे लगता है कि 195-50 के आसपास एक छोटा बाउंस मिले, ₹1.30 के आसपास यहाँ से, तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 193 के स्टॉप टारगेट के लिए ₹197.25 का स्टॉप लॉस रखना है। मनीषा जी ध्यान से सुन लीजिएगा, ₹195.50 में यहाँ से जो बाउंस बैक है वहाँ पर सेल करे। ₹193 का आपके लिए टारगेट है, ₹197.25 का स्टॉप लॉस लगाना है। सेल कॉल दी जा रही है राजीव जी की तरफ से, ₹197.25 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। चलिए अगले दर्शक है क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए? कॉपर में क्रिश को क्या सलाह देंगे अनुज जी? देखिए, बेस मेटल में हमने एक रिकवरी देखी है जो कि एज कंपेयर बाकी बेस मेटल के कॉपर में ज्यादा देखने को मिली है। तो यहाँ पर हमारा बाय कॉल रहेगा, बट थोड़ा सा डिप पे रहेगा। करीबन 644 के आसपास कॉपर में बाय इनिशिएट कर सकते हैं। 639 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 653 तक देखने को मिल सकता है। ब्रॉडली अगर हम कॉपर की बात करें तो इसमें काफी दिनों से एक रेंज बना है जो कि ऊपर में करीबन 655 और नीचे में करीबन 640। ये 15 रुपए की रेंज हमने कॉपर में मेंटेन होते हुए देखी है। एलएमई के अंदर भी हमने एक रेंज के अंदर ही ट्रेड होते हुए देखा है। तो जहां भी ये 640 के आसपास पहुंचता है वहां पे हम खरीदारी देखते हैं। तो 644, 643 के आसपास के लेवल्स मिले तो आप खरीदारी कर सकते हैं। 650, 655, 653 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये 15 रुपए की रेंज आप इसको फॉलो कर सकते हैं और इसके बीच में आप ट्रेडिंग डाल सकते हैं। ओके, चलिए अगले दर्शक गोल्ड पर ही हैं, महावीर हैं। इनका सवाल है, कॉमेक्स गोल्ड क्या $1710 तक जा सकता है? राजीव जी क्या आपको क्या लगता है? 1710 यहाँ से हालांकि 1685 के आसपास है, $25 की रैली आपको दिख रही है गोल्ड में 1-2 दिनों में? विश्वमोहन जी देखिए, $1682-83 एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है। अगर इस रेसिस्टेंस को एक क्रॉस कर जाता है तो फिर नेक्स्ट बैरियर मुझे 1700 दिखता है। तो 1700 के अगर ऊपर चलता है तो फिर तो विश्वमोहन जी 1740 भी जा सकता है। तो 1682 पहला, फिर 1700 का दूसरा पड़ाव है, देन 1730। अगले दर्शक है पवन है हिसार से, 4-5 महीने में
हाजिर बाजार के लिहाज से ग्वार सीड का आउटलुक जानना चाह रहे थे। ग्वार सीड में 4 से 5 महीने का, हालांकि उतने लंबे टाइम फ्रेम को लेके अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उत्पादन को लेकर अभी भी काफी बाजार में दुविधा की स्थिति है। अनुज जी, आपका अनुमान क्या है? 4 से 5 महीने में क्या तेजी, आपको बड़ी तेजी दिख रही है ग्वार सीड में यहां से? देखिए ग्वार में देखें तो अभी आने वाले समय में आपको अराइवल्स देखने को मिलेंगे, तो उस टाइम पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको मार्केट वोलेटाइल देखने को मिले, मगर जिस तरीके से 4600 से रिकवर किया है और करीबन 5480 तक के लेवल यहाँ देखने को मिले थे, मुझे लगता है कि अभी ट्रेंड जो है थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में है। यहाँ पर बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। भाव अगर नीचे 5150 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, ऊपर में 5300 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें इसकी रेंज की, तो करीबन 5000 से लेकर 5300 के बीच ये मार्केट मूव कर सकता है। 4 से 5 महीने का अगर हम लेवल वाइज देखें तो 5400 का पहला लेवल रहेगा, अगर वो ब्रेक होता है तो 5600 का लेवल, और 5600 के बाद अगर ब्रेक होता है तो करीबन 5800 का लेवल। तो ये लेवल वाइज ट्रेडिंग कमोडिटी रह सकती है, तो आप इन लेवल्स को वॉच करके अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। ओके, 4 से 5 महीने के लिए हाजिर के कारोबारी है, ट्रेडिंग नहीं है, ट्रेडर नहीं कर रहे हैं एनसीडीएक्स पे। राजीव जी, आपका व्यू 4 से 5 महीने के लिए ग्वार सीड पर? विष्णु जी देखिए, 5600 के आसपास का जो स्तर है ना, वो बहुत ही मेजर रेसिस्टेंस जोन है। मतलब 5500 5600 के अगर आसपास इनको दाम मिले तो डेफिनेटली, अगर ये ऑलरेडी कुछ स्टॉकिंग करके चल रहे हैं तो कुछ मुनाफा वसूली जरूर करनी चाहिए। जैसा अनुज जी ने भी बताया कि जब अराइवल का प्रेशर होगा तो वहां से प्राइसेस डेफिनेटली थोड़ा सा उन पे दबाव जरूर आएगा अराइवल के रहते हुए। तो 5500 के दाम पे थोड़ा मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे जरूर देख के चलना चाहिए। ओके, चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। रुपेश हैं बिहार से, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? राजीव जी, नेचुरल गैस में ऑप्शंस की कोई रणनीति है क्या? पहले आप ऑप्शंस काफी दे रहे थे। विष्णु जी, नेचुरल गैस में देखिए, मुझे लगता है कि एक बढ़त आ सकती है। अराउंड 650 रुपए तक के दाम नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। और अगर ऑप्शंस का ही ट्रेड लेना है तो मैं एक ऑप्शन थोड़ी देर में चूज करके रखता हूँ और फिर आपसे मैं शेयर भी करूंगा। आज के लिए अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है 630 के आसपास अगर थोड़ी करेक्शन मिले तो खरीद सकते हैं। आज के न्यूनतम स्तर का जो स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं अराउंड 621 के आसपास का। 645 से 650 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ओके, 645 से 650 का स्तर देखने को मिल सकता है। बहुत ही वॉलेटाइल काउंटर है, बहुत ही तेजी से इसमें उतार चढ़ाव होते हैं, तो 621 रुपए का स्टॉप लॉस सबसे पहले लगा लीजिएगा और 630 के आसपास यहां पर आपको एंट्री लेनी है। राजीव जी की कॉल है। अब क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में अनुज जी, आपको क्या लग रहा है? क्रूड काफी वॉलेटाइल हो गया है, अब ऊपर की तरफ के मूवमेंट देखने को मिल रहा है, अच्छी तेजी दिख रही है। देखिए 2.5% ऊपर है, 6,900 रुपए के ऊपर आ गया है भाव। इन स्तरों पर क्या सलाह दे रहे हैं और ऑप्शंस की कोई रणनीति है क्या क्रूड में? देखिए फ्यूचर्स की बात करते हैं, यहाँ पर हमें लगता है कि जो ट्रेंड बना है क्रूड का वो पॉजिटिव है। हमें लगता है कि 6800 के आसपास के लेवल्स मिले तो खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। 6700 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 6950 से लेकर 7000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमें लगता है कि यहाँ पर 6900 का कॉल ऑप्शन जो कि करीबन 397 के आसपास चल रहा है, इसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि इसमें करीबन 450 से लेकर 480 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 330 पे स्टॉप लॉस लगाएं। कहीं ना कहीं ऑप्शंस के अंदर अगर देखें तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है इन स्ट्राइक प्राइस में बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर हम ऑप्शन की अगर हम एक स्ट्रेटेजी वाइज ही बात करें तो ऊपर में करीबन 7000 के आसपास और नीचे में करीबन 6500, ये काफी स्ट्रांग एक रेंज मार्केट ने बनाई है और इस रेंज के बीच हमें लगता है कि मार्केट आगे भी सस्टेन रहने वाला है। तो जो भी डिप मिलता है खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। हमें लगता है कि 6900 7000 की जो कॉल ऑप्शंस हैं इसके अंदर खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। ओके, तो नेचुरल गैस के बाद क्रूड को लेकर जो राय है ये है, 6900 के आसपास का भाव है। अगर आप यहाँ पे खरीदते हैं तो 6950 से 7000 के टारगेट के लिए खरीदे और स्टॉप लॉस जो अनुज जी दे रहे हैं वो है 6700 का। 6700 का ही स्टॉप लॉस दे रहे हैं ना अनुज जी? जी बिल्कुल, 6800 के आसपास हमें खरीदारी करनी है। थोड़ा डिप अगर मिलता है क्योंकि जिस तरह का वॉलिटिलिटी है यहाँ से 40 से 50 रुपए गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, तो इवनिंग सेशन का वेट करें क्योंकि अभी हमने देखा था कि करीबन 100 रुपए की गिरावट यहाँ एकदम से आई थी, फिर 50 रुपए का मोमेंटम हो, तो करीबन 100 से 50 रुपए का जो एवरेज मोमेंटम है वो यहाँ पर है। तो अगर प्राइस थोड़ा सा करेक्ट होते हैं तो ही खरीदारी करें।
करेक्शन मिले तभी खरीदारी करें, इस करंट लेवल पे तो बिल्कुल खरीदारी नहीं करें। ये सलाह है अनुज जी की तरफ से। 6,800 के आसपास खरीदे, फिर 6,700 का स्टॉप लॉस लगा ले और 6,950 से 7,000 का टारगेट है। अगर आप ऑप्शंस के जरिए जाना चाह रहे हैं तो 6,900 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस खरीद सकते हैं 480 के टारगेट के लिए। उसके प्रीमियम में भी आपको 330 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। राजीव जी, क्रूड और एनजी के ऑप्शंस की रणनीति आपके पास? जी विष्णु जी, एनजी में मेरे पास एक बुल स्प्रेड की स्ट्रेटजी है। मतलब 630 रुपए की कॉल को अराउंड 20 रुपए के आसपास खरीदना है और 650 रुपए की कॉल को अराउंड उस समय उसका भाव भी थोड़ा सा घटेगा। अभी 14 रुपए चल रहा है 650 की कॉल का भाव, तो वो अराउंड 10 रुपए के आसपास मिलेगी, उसे 10 रुपए पे बेचना है। मींस टोटल कॉस्ट हो जाएगी बाइंग की 10 रुपए की। इसमें 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है और 20 रुपए का टारगेट लगाना है। तो स्ट्रैटेजी है 630 रुपए की कॉल को 20 रुपए के आसपास खरीदना है, 650 वाली कॉल को उस समय 10 रुपए के आसपास दाम मिलेंगे बेचना है। 10 रुपए की कॉस्ट आएगी ट्रेडर की और 10 रुपए के कॉस्ट को 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करना और 20 रुपए का टारगेट रखना। स्प्रेड तैयार करना है आपको। 630 के कॉल को खरीदना है, 650 के कॉल को बेचकर यहाँ पर यह रणनीति नेचुरल गैस में बना सकते हैं। एक हेजिंग के लिए बेहतर टूल्स आपके पास। चलिए अब वापस से कुछ एग्री मार्केट की ही बात कर लेते हैं और शुगर सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। इस महीने के अंत तक खबर यह है कि शुगर पॉलिसी जारी हो सकती है। नई शुगर पॉलिसी का क्या होगा फायदा और शुगर सेक्टर की मौजूदा स्थिति पर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने इस्मा के प्रेसिडेंट आदित्य झुनझुनवाला साहब से खास बातचीत की। आइए सुन लेते हैं। इस्मा प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं, मिस्टर झुनझुनवाला सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पहला सवाल यही कि आपको क्या लगता है कि जो नई एक्सपोर्ट पॉलिसी होगी शुगर को लेकर के, इसमें किस तरीके की बातें शामिल हो सकती हैं और आपकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं? हमने सरकार से बताया है कि अगर अगले साल का प्रोडक्शन इस साल से भी बेहतरीन होगा, उसको ध्यान में रखते हुए अगर हमारा उम्मीद है कि 400 लाख टन हम लोग प्रोडक्शन करेंगे और 45 लाख टन हम चीनी हम कन्वर्ट करेंगे एथेनॉल में। उसके बाद हमारे पास कम से कम 80 लाख टन का सरप्लस होगा, जिसके लिए हमने सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि उसकी अनुमति हमको दी जाए। और पॉलिसी लास्ट ईयर की जिस तरह से थी ओजीएल या एमएक्यू जो पहले की पॉलिसी थी उसी को इम्प्लीमेंट किया जाए, उसी के तहत हम लोग एक अच्छी क्वांटिटी को एक्सपोर्ट कर सके हैं। ओके, सरकार काफ़ी एहतियातन कदम बढ़ा रही है। मसलन सरकार का रुख कुछ यूं नज़र आ रहा है कि पहले घरेलू डिमांड को पूरा किया जाए, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तरफ रुख करें। ये सरकार का रुख आप कैसे देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये फिलहाल अब इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है? हमको जो लगता है, जो हमने जो नंबर सरकार के सामने पेश किए हैं उसमें डोमेस्टिक बाजार का ध्यान रखते हुए ही किए हैं। जो 275 लाख टन हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है, उसके बाद जो सरप्लस है उसी के लिए हमने अनुमति मांगी है। ओके। और अगर आप ये देखें तो आज भी चीनी के दाम पिछले सालों की अपेक्षा में कम है। ओके, लेकिन एथेनॉल का चूंकि आपने जिक्र किया तो सरकार चाहती है कि एथेनॉल की तरफ ज़्यादा बढ़ा जाए, उसके प्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा बढ़ा जाए, जो डाइवर्जन है वो उस तरफ ज़्यादा हो। यहाँ तक कि ये भी समझ में आ रहा है कि सरकार आने वाले समय में एथेनॉल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट को भी बढ़ा सकती है। इसको लेकर के आपका एनालिसिस क्या कहता है? इसमें दो कारण है। एक, जहाँ तक प्रोडक्शन सवाल बढ़ाने का, हम लोग उसमें इसमें पूरी तरह से लगी हुई है। अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जी ने भी बताया कि हमने अपना लक्ष्य 10% का पहले अचीव कर लिया है, लेकिन आगे के लिए फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स के आना जरूरी है, E20 कंप्लायंट व्हीकल्स का आना जरूरी है। अब डिमांड की तरफ भी सरकार को देखना पड़ेगा कि किस तरह से डिमांड बढ़ेगी और किस तरह से हम लोग उसको सप्लाई कर सकेंगे। यानी कि पहले ऑटो सेक्टर तैयार हो और उसके बाद उस तरीके से रिएक्ट करे, वो ज़्यादा माकूल होगा? मेरे हिसाब से दोनों को साथ में साथ चलना पड़ेगा। अगर आज का जो सेमिनार हमने किया है उसमें सायम और हम मिलके एक स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग साथ में चल सकें और जो मदद हमें सरकार चाहिए उसके लिए हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकें। एक आखिरी सवाल कीमतों को लेकर के है। आपको क्या लगता है कि त्योहारी सीजन सामने है, सरकार के एहतियातन रुख, लेकिन आप काफ़ी आशावादी नजर आ रहे हैं कि प्रोडक्शन बेहतरीन रहेगा। कीमतों को लेकर के आपको क्या लगता है कि गिरावट की तरफ ज़्यादा रहेंगी या स्थिर रहेंगी? क्या आपका उम्मीद है? जहाँ तक चीनी की कीमतें अभी स्थिर हैं और हमको नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत तब्दीली होने की कोई आशंका लगती है आज के दिन में। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन मनोरंजन के साथ समीर दीक्षित, 18 हाउस स्वदेश। ओके, चलिए अब इस्मा के प्रेसिडेंट के बाद अब हमारे साथ प्रफुल्ल विटलानी साहब है, चेयरमैन है एस्ट्रा के। सर स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। सर आप लोगों की अब क्या डिमांड है? महाराष्ट्र में तो इस बार बम्पर क्रॉप है और उत्पादन में भी बम्पर यहाँ पर रहने वाला है। ऐसे में क्या लग रहा है आगे के सीजन के लिए क्या डिमांड है आपकी सरकार से? जैसा इस्मा के प्रेसिडेंट कह रहे थे कि एमएसपी बढ़ाने की जरूरत है मौजूदा समय में, आप लोगों की क्या डिमांड है? की प्राइसिंग बढ़ाना ये तो एक पॉलिसी है कि जब जब
एफआरपी बढ़ेगी तभी उसके साथ लिंक होगा इथेनॉल का प्राइस। तो हमें लग रहा है कि ₹1.65 से ₹2.25 तक का एक इथेनॉल प्राइस जो है वो बढ़ा जाएगा। जहां तक एमएसपी का सवाल है, तो एमएसपी तो हम हर साल बोल रहे हैं कि भाई आप एफआरपी तो बढ़ाए जा रहे हो। ये भी पहले तो यही था, शुरुआत जब 2900 का रेट फिक्स हुआ था उस समय यही कहा गया था कि जब भी एफआरपी बढ़ाई जाएगी तो उस समय उसके साथ ही ये प्राइस का हाइक होगा एमएसपी का। अब 2 साल से तो एफआरपी बढ़ चुकी है पर अभी तक एमएसपी बढ़ी नहीं है। तो एमएसपी बढ़ना एक ओवरड्यू हो गया है। पर एक चीज अच्छी है कि जो प्राइस में इंडस्ट्री चीनी बेच रही है वो आज कहीं पे भी 3300 के नीचे नहीं है, जबकि एमएसपी 3100 की है। तो गवर्नमेंट भले एमएसपी डिक्लेयर या लीगली अभी बढ़ाई नहीं है पर मंथली रिलीज मैकेनिज्म इस तरह से मेंटेन कर रही है ताकि इंडस्ट्री को एक अच्छा प्राइस मिले। ओके। पर ऑफिशियल जो एफआरपी बढ़नी चाहिए वो एफआरपी बढ़ती है तो एमएसपी भी बढ़नी चाहिए और एमएसपी बढ़ानी चाहिए, ये हमें भी लग रहा है। ओके, बिल्कुल, तभी प्रेशर ज़्यादा मिलों पर ना आए। चलिए सर, अब उत्पादन की बात कर लेते हैं। इस बार इस माह का जैसा अनुमान है 400 लाख टन के भी पार हो सकता है उत्पादन का। हालांकि उसमें से 45 लाख टन उन्होंने कहा कि डाइवर्जन होगा इथेनॉल के लिए। आप लोगों का उत्पादन को लेकर क्या अनुमान है 2022-23 के लिए? देखिए, हमारे अनुमान को अभी तक फाइनल अभी कोई मीटिंग होने वाली है एक अगले महीने में, तभी हम बाहर आएंगे उसके साथ। क्यों हम लेट करते हैं? क्योंकि जो भी प्राइस जो भी प्रोडक्शन के फिगर्स हम लोग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में प्रिडिक्ट करते हैं वो एरर रहती है उसमें 10% की एवरेज। लास्ट ईयर सभी एसोसिएशन ने 310 लाख टन का प्रोडक्शन अनुमान किया था। 305 से लेके 318 तक का था अनुमान एवरेज। तो उसके बदले 360 लाख टन को तो गलती कहाँ पे गिरी? सीधी 15% पे। और वो जब फिगर था वो फरवरी के फर्स्ट वीक में आया था कि 360 का प्रोडक्शन होगा। तो जो प्रोडक्शन का अनुमान जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक में होता है, इट इज लाइक बुल्स आई कि वो परफेक्ट होता है। इसमें अभी आज की तारीख में कोई भी फिगर बोलना, चाहे कोई भी कहे, हम कहे, किस्मा कहे, कोई भी कहे, उसकी कोई एक एरर का परसेंटेज रहता है। वो 7% से नीचे तो हो ही नहीं सकता है, या इस तरफ 7% कम हो जावे या बढ़ जावे। तो वी हैव टू टेक केयर कि भाई इसमें हम अभी कम से कम इससे अटकलें नहीं लगेंगी बाजार में बेवजह का, उसका फ़ायदा या गलत इस्तेमाल ना हो कि उत्पादन को पहले से अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश हुआ जाए और अराइवल टाइम पे दाम कम हो जाए। चलिए सर, अब बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट कोटे की। जैसा 80 लाख टन कोटे की डिमांड ये लोग इस्मा की तरफ से कर रहे हैं, क्या 80 लाख टन कोटा की डिमांड आप लोग की तरफ है और घरेलू बाजार में पर्याप्त उसके बाद पर्याप्त स्टॉक बचेगा? ने ये नहीं कहा है। आइस्ता का कहना ऐसा है कि जब प्रोडक्शन के फिगर कंफर्म हो जावे तब एक्चुअल टोटल कोटा डिक्लेयर किया जाए। अभी एक 4 या 5 मिलियन टन का परमिशन तुरंत दी जावे, हो सकता है तो आज का कल भी नहीं किया जावे, क्योंकि जो वर्ल्ड मार्केट में सौदे हो रहे हैं वो नवंबर दिसंबर शिपमेंट के हो रहे हैं। कहीं थाईलैंड या और कोई कंट्री ये सब अपना बिजनेस इंडिया का लेके जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा। अभी पॉलिसी का क्लियरेंस नहीं है। वो आहिस्ता से कि हमें इतना तो है कि कम से कम 4-5 मिलियन टन तो आराम से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो 2 ट्रंच में दिया जाए। पहला ट्रंच जो है वो 4 या 5 मिलियन टन का हो, और जब जनवरी एंड या जनवरी 3rd-4th वीक में जब क्लियर होए कि जैसे लास्ट टाइम 310 का 360 हो गया, अभी हम 400 बोले और समझो 360 हो गया या 440 हो गया, तो फिर वो कहाँ दोबारा एक एक चीज को करते रहने का। और उसमें गलती से ज्यादा ही एक्सपोर्ट हो गया तो क्या वापस इंपोर्ट करेंगे? तो हमारा कहना ये है कि आप जो भी है पहले तो 40-50 लाख टन का हमें अलाउ कर दीजिए, क्योंकि हमें अगले साल में 280 लाख टन की कंजप्शन और 45 लाख टन तो हमारा सुक्रोज लेवल जाएगा इथेनॉल में 325, और 40 लाख टन जो है वो आप अलाउ करो तो 365। तो
फिर भी एक हाई रिस्क बोल्ट पे नहीं जाएंगे, लो ओके। रिस्क पे रहेंगे। ओके ओके तो मेरे ख्याल से हमको यही कहना है कि आप भले फिर दूसरा ट्रंच 6-7 मिलियन कुछ भी दो, समझो 440 हो रहा है तो उसके हिसाब जी, से दो, जी। हमें कोई एतराज। ओके, यानी 2 चरणों में किया जाए, 40 से 45 लाख टन फिलहाल दे दिया जाए और बाद में जब उत्पादन की स्थिति काफी पूरी तरह से क्लियर हो जाए उसके बाद आप इस कोटे को, अगर उत्पादन बम्पर उत्पादन की उम्मीद लग रही है या लग रहा है तो फिर आप कोटे को बढ़ा भी सकते हैं। और क्योंकि घरेलू बाजार की जो खपत है वो भी ध्यान में रखना है, तो 275 लाख से 280 लाख टन का सालाना खपत भी है, 45 लाख टन आपको डाइवर्जन के लिए भी करना है, एथनॉल के लिए भी। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए फिलहाल 40-45 में रिस्क नहीं है, आगे फिर आप इसे बढ़ा सकते हैं, ये भी स्ट्रेटजी सही है। शुक्रिया विटलानी जी, आपने वक्त निकाला, पूरी रणनीति बताई और आगे शुगर सेक्टर के लिए क्या कुछ होना चाहिए अपनी डिमांड भी रखी। तो शुक्रिया अनुज जी आपका भी, राजीव जी आपका भी। अब वक्त कम है, कमोडिटी निवेश को यहीं समेटना पड़ेगा, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइए, तमाम दर्शक हमारे साथ बने रहें क्योंकि ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर हम आने वाले हैं स्वदेश विशेष। नमस्कार।